लास्ट क्लास में हम लोगों ने सेक्शन 9 पढ़ लिया था, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। सामने देखो, 3 किसका था, फॉर्मेशन का, 4 किसका था, मेमोरेंडम, 5 किसका था, आर्टिकल, 6 किसका था, एक्ट टू ओवरराइड मेमोरेंडम एंड आर्टिकल, 7 था इनकॉर्पोरेशन, 8 था सेक्शन 8 कंपनी, और 9 था इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, आज 10 से बात करेंगे। ठीक है, आज पहले पढ़ लेते हैं नया, फिर रिकॉल करेंगे। ठीक है, सेक्शन 10 याद रखना, ये अभी भी सेक्शन उल्टे ही जमे हुए हैं। 10 पहले आएगा, किसका है, इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। पहले तो ये 2 सेक्शन में कभी कभी कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, 9 और 10 दोनों इफेक्ट की है ना। 9 तो हमें ये बताता है कि एक बार मेरी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई तो अब मेरी कंपनी का उसके रजिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट आया, मतलब वो रजिस्ट्रेशन होने के बाद एक सेपरेट लीगल एंटिटी बन गई, उसकी आइडेंटिटी सब्सक्राइबर की आइडेंटिटी से एकदम अलग है, उसको अलग ट्रीट करेंगे, मेंबर्स को अलग ट्रीट करेंगे। ये तो रजिस्ट्रेशन का मतलब, वो अपने नाम पे स्यू कर सकती है, वो अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकती है, बेच सकती है। इफेक्ट ऑफ मेमोरेंडम और आर्टिकल ऑफ सेक्शन 10 है। इसका क्या मतलब है कि जो मैंने मेमोरेंडम बनाए थे, आर्टिकल बनाए थे, उनका क्या मतलब है, तो वो मैंने इसलिए बनाए थे ताकि उससे मेंबर का दूसरे मेंबर के साथ, या मेंबर का कंपनी के साथ, या कंपनी का मेंबर के साथ क्या रिश्ता है वो पता चल सके। तो एक बार मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो जाएंगे तो वो मेंबर्स को बाइंड करेंगे। कल अगर ऐसा ना हो कि मेमोरेंडम में और आर्टिकल में मैंने कोई चीज़ लिखी थी, उसके तहत मेंबर को 1 लाख रुपए देने थे कंपनी को, और कल मेंबर ये बोल दे कि मैं 1 लाख रुपए क्यों दूं, ऐसी कोई बात एक्ट में तो लिखी भी नहीं है, मैं तो कंपनीज एक्ट फॉलो करूंगा। किस सेक्शन में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें 1 लाख रुपए दूं? बोला मेमोरेंडम में लिखा था ना, तुमने आर्टिकल में लिखा। हाँ, तो मेमोरेंडम आर्टिकल तो तुमने ही बनाया है, तो हाथ से लिखी हुई सरकार है। ठीक है, तुमने जो बना दिया मैं दूंगा क्या? तो ये सेक्शन डालना भी जरूरी था ताकि वो मेमोरेंडम और आर्टिकल को लीगल ऑथेंटिसिटी दे सके। ठीक है, मेमोरेंडम और आर्टिकल को बाइंडिंग बना सके, ये सेक्शन इसलिए डाला गया है। समझ रहे हो मेरी बात को? कल कोई भी मेमोरेंडम और आर्टिकल को ये कहकर डिनाई कर सकता था कि ये तो तुमने लिखा है, मैनेजमेंट ने बनाया है, जो 7 सब्सक्राइबर थे उन्होंने बनाया था ये तो, और आज तो कंपनी में 7 लाख मेंबर है, तो 7 लाख मेंबर उन 7 लोगों की क्यों माने जिन्होंने कंपनी स्टार्ट करी थी? उन्होंने तो अपनी मर्जी से मेमोरेंडम बना दिया। अभी पढ़ाया आपको मैंने कि मेमोरेंडम और आर्टिकल वही लोग ड्राफ्ट करते हैं, वही लोग रजिस्टर करवाते हैं। कौन? सब्सक्राइबर। तो तुमने अपनी मर्जी से कुछ भी बना लिया, हम मान लेंगे क्या? क्यों माने? तो इसीलिए ये सेक्शन डाला गया। नहीं मानना पड़ेगा, तुम्हारे पापा को ही मानना पड़ेगा। इसका इफेक्ट है क्या है? सेक्शन 10 एम्स टू इम्पार्ट कंट्रैक्चुअल फोर्स टू द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल। ये मेमोरेंडम और आर्टिकल को कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? देखो, एक बार मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो जाएंगे, रजिस्टर नहीं हुए तब तक तो कोई बात नहीं, एक बार रजिस्टर हो जाएंगे। कब रजिस्टर होते हैं? कंपनी खुलती है तब, है ना? जब कंपनी खुलती है तो सबसे पहले यही तो रजिस्टर होते हैं। तो एक बार ये रजिस्टर हो जाएंगे, इट शैल बाइंड, ये बाइंड करेंगे मेंबर्स को कंपनी की तरफ, कंपनी को मेंबर्स की तरफ, मेंबर्स को मेंबर्स की तरफ। बस इतनी सी बात सेक्शन 10 में लिखी हुई है। समझ गए मेरे बच्चों? ठीक है, एक बार मेमोरेंडम और आर्टिकल रजिस्टर हो जाएंगे, उनमें बाइंडिंग फोर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वो एक दूसरे को बाध्य बना सकते हैं, एक दूसरे को, समझे? एक बार ये 3 एग्जाम्पल दे रखे हैं, इनको रीड करो। कैसे मेंबर कंपनी को बाइंड करता है, कंपनी मेंबर को बाइंड करता है, मेंबर मेंबर को बाइंड करता है। तीनों के एग्जाम्पल रीड करो जल्दी से। 10 हो गया, आपने 3 एग्जाम्पल पढ़े। तीनों एग्जाम्पल के अंदर आपको ये बताया गया कि कैसे एक मेंबर की लायबिलिटी मेंबर के ऊपर भी आ सकती है, मेंबर की लायबिलिटी कंपनी पे आ सकती है, और कंपनी की लायबिलिटी, इसमें जो थर्ड केस था वो बहुत बढ़िया था, मेंबर से मेंबर वाला। उसमें एक मेंबर ने एक आर्टिकल में क्लोज डाला हुआ था। क्या क्लोज डाला हुआ था? कि अगर एक मेंबर दूसरे मेंबर को शेयर बेचेगा तो फेयर वैल्यू पे बेचेगा, डायरेक्टर की कंसेंट से बेचेगा। यहाँ पे एक रेफिल्ड नाम का मेंबर था, वो शेयर बेचना चाहता था एक मेंबर को, वो मेंबर खुद डायरेक्टर भी था। तो जब एग्रीमेंट हो गया, उसके बाद फेयर वैल्यू देने की बारी आई, तो उसने मेंबर ने बोला कि भैया मैं तो नहीं दे रहा फेयर वैल्यू, उसको कोई और प्राइस पे करनी होगी, वो फेयर वैल्यू पे नहीं करना चाहता। तो कह रहा था मैं तो डायरेक्टर हूँ, ये क्लोज डायरेक्टर पे नहीं लगता, मेंबर टू मेंबर पे लगता है, और मैं तो डायरेक्टर हूँ। केस हुआ तो केस में जजमेंट आया कि आप डायरेक्टर हो, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप पहले मेंबर भी हो। तो आप मेंबर हो
तो आपको ये शेयर की फेयर वैल्यू पे करनी पड़ेगी, क्योंकि आर्टिकल में लिखा हुआ था कि एक मेंबर दूसरे मेंबर को बेचेगा तो फेयर वैल्यू पे बेचेगा। यहाँ पे आपकी मेंबर वाली कैपेसिटी को कोर्ट ने कंसीडर किया, डायरेक्टर वाली कैपेसिटी को कंसीडर, आप डायरेक्टर भी थे मेंबर भी थे, ठीक है। इसमें फिर ये भी एक बात आती है कि उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि कंपेल किया जा रहा है मुझे कि मैं बेचूं, तो कंपेल किसी को नहीं किया जा रहा। अगर आपको उस फेयर वैल्यू पे नहीं खरीदना तो आप मना तो कर ही सकते हो कि मेरे को इस वैल्यू पे नहीं खरीदना, वो ऑप्शन तो हमेशा अवेलेबल है। चलो इसको साइड में रख दो, अब आगे आओ 10A की बात करते हैं। 11 था पहले, वो हट गया और एक नया सेक्शन इंसर्ट हुआ 10A, तो 11 नहीं है और सीधा आप कौन सा आ जाएगा 12, तो 10A पहले पढ़ लेते हैं। 10A है, मेरी तरफ देखो, पहले ऐसा होता था कि आपको दो सर्टिफिकेट मिलते थे, एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और एक सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। क्या मिलता था? इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आपकी कंपनी ऑन पेपर रजिस्टर हो जाती थी, और कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप बिजनेस चालू कर सकते थे। आपकी कंपनी खुल गई है, लेकिन जब तक आपको कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस नहीं मिलता तब तक आप बिजनेस चालू नहीं कर सकते। आपकी कंपनी खुल गई है बस, लेकिन आप बिजनेस को कमेंस नहीं कर सकते, तो एक सर्टिफिकेट और लेना पड़ता था। अब इन्होंने सर्टिफिकेट वर्क तो हटा दिया कि फालतू पेपर वर्क एक सर्टिफिकेट और क्यों ले, लेकिन प्रोविजन उसके जैसा ही एक और डाल दिया। इसमें इन्होंने क्या डाला, जैसे ही आपकी कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है, तो अभी मैं तुम्हें रजिस्टर्ड ऑफिस में पढ़ाऊंगा कि 30 दिन में आपको अपना रजिस्टर ऑफिस वेरीफाई करवाना पड़ता है, खोलना भी पड़ता है, वेरीफाई भी करवाना पड़ता है। ये मेरा रजिस्टर ऑफिस खुल गया और वेरीफाई भी करना पड़ता है। ये ले आओ, आके देख ले साले, झूठ नहीं बोल रहा। 30 दिन में ही करना है ये सब, खोलना भी और वेरीफाई भी करना है। तो पहले तो आप 30 दिन में वेरीफाई करवाओ। दूसरा किसी भी CS या किसी से भी एक डिक्लेरेशन फॉर्म फाइल करना है आपको। एक डिक्लेरेशन लेनी है किसी भी CA वगैरह से कि आपका ये रजिस्टर्ड ऑफिस इनकॉर्पोरेट हो चुका है, ठीक है, आपकी कंपनी भी इनकॉर्पोरेट हो चुकी है, और जितने लोगों ने शेयर्स लेने का कमिटमेंट किया था वो लोग शेयर्स भी ले चुके हैं और अमाउंट भी पे कर चुके हैं। ऐसा एक डिक्लेरेशन आपको देना है, साइन CA से करवाना है, ताकि वेरीफाइड रहे कि हाँ सही में ऐसा हुआ। ये करने के बाद ये डिक्लेरेशन आपको 180 दिन के अंदर अंदर रजिस्ट्रार को फाइल करनी है। उसके बाद ही आप अपने बिजनेस ऑपरेशन शुरू कर सकते हो और अपनी बोरोइंग पावर एक्सरसाइज कर सकते हो। तो जब तक आप ये डिक्लेरेशन फाइल नहीं करोगे, दो डिक्लेरेशन है, एक तो हमने रजिस्टर ऑफिस वेरीफाई करवा लिया है और एक हमने अपना जो भी फॉर्मेलिटी थी वो पूरी कर दी, और जितने को शेयर लेने थे सब्सक्राइबर को उन्होंने शेयर्स भी ले लिए। ये सेकंड वाला तो सिंपल है, तो शेयर जिसको लेने वो ले ही होंगे। मेन फर्स्ट वाला है, रजिस्टर ऑफिस आपने खोला है कि नहीं खोला है। ये डिक्लेरेशन आप जैसे ही फाइल करोगे तो उसके बाद आप अपने बिजनेस ऑपरेशंस को कमेंस कर सकते हो, अपनी बोरोइंग पावर यूज उसके पहले आप नहीं कर सकते। समझ रहे हो बराबर? ठीक है। तो अब सर्टिफिकेट नहीं लेना कुछ भी, लेकिन आप याद रखना कि अभी जैसे मैं बैंक में लोन लेने गया तो वो बोल देंगे कि भैया आपको नहीं मिलेगा लोन, मैं कोई बिजनेस कमेंस कर रहा हूँ, किसी के साथ कोई डेटर क्रेडिटर कोई भी सेल परचेज कोई भी ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, तो कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर पाऊंगा मैं। तो मतलब एक तरीके से मेरी कंपनी तो एक शेल कंपनी बन के रह जाएगी जो ऑन पेपर रजिस्टर्ड है, लेकिन काम तो कुछ कर ही नहीं पा रही है। काम कब करोगे? जब ये छोटा सा सेक्शन का कंप्लाइंस करोगे। 10A बहुत छोटा सा सेक्शन है। देखो, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ डिजाइन, मैंने पहले ही बोल दिया ये इस एक्ट में भी आया और अमेंडमेंट से आया, 2019 में अमेंडमेंट हुआ है, वो तब ये सेक्शन डाला है, पहले से नहीं था ये। और पहले कौन सा सेक्शन था? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ता था पुराने एक्ट में 2013 के पहले। उसके बाद 2013 में सर्टिफिकेट हटा दिया, लेकिन 19 में इनको लगा कि यार नहीं, कुछ डिक्लेरेशन तो मांगेंगे अपन लोग, फिर ही उनको कमेंस करने देंगे, तो फिर ही आया। तो जो भी कंपनी 19 के बाद आई है और जिनकी शेयर कैपिटल है, शैल कमेंस एनी बिजनेस, वो बिजनेस तभी कमेंस करेंगे, बोरोइंग पावर तभी यूज करेंगे इफ कंपनी हैज फाइल्ड विद रजिस्ट्रार। आपने रजिस्ट्रार को फाइल कर दिया है कि हमने अपने रजिस्टर ऑफिस को वेरीफाई करवा दिया। वो वेरीफाई की बात कहाँ आएगी? सेक्शन 12, क्योंकि 12 किसका है? शुरू से बोल रहा हूँ, 12 किसका है? रजिस्टर्ड ऑफिस का, पूरा 12 रजिस्टर ऑफिस का है। तभी आप अपनी बोरोइंग पावर यूज कर सकते हो। और एक डिक्लेरेशन आपको फाइल करना है रजिस्ट्रार को, जो डायरेक्टर देगा, और जो साइन किसके करवाएगा, वेरीफाई किससे करवाएगा? CA या CS से। कितने दिन में देगा डिक्लेरेशन? 180 दिन में साइन करवाएगा, डिक्लेरेशन देगा। डिक्लेरेशन देगा किस चीज का देगा? कि एवरी सब्सक्राइबर, जो भी सब्सक्राइबर थे, हैज पेड फुल वैल्यू ऑफ शेयर्स, उन्होंने जितने शेयर्स बोले थे उतने पूरे पे। आ गया। स्टार्टअप कंपनी खोलने के लिए सब्सक्राइबर लिख तो देते हैं,
क्योंकि क्या होता है कि भैया जब हम बाहर फंडिंग मांगने जाते हैं ना, तो कई बार वो लोग ये बोल देते हैं कि सालों हमसे पैसे मांगने हैं, तुम खुद भी तो लगाओ बिजनेस में, तुम खुद भी तो थोड़ा पैसा लगाओ, तो हमें लगेगा कितना जेन्युइन है, सारा हमारे पैसों से ही खेलोगे क्या। तो ये लोग बड़ी बड़ी बातें लिख देते हैं कि 60 सब्सक्राइबर है, हर सब्सक्राइबर 1-1 लाख शेयर लेगा, एक शेयर 20 रुपये का वैल्यू होगा, 20-20 लाख रुपए हर सब्सक्राइबर लगाएगा, टोटल 1 करोड़ 40 लाख हो गए। फिर फंडिंग लेने गए बाहर, तो फंडिंग मिल गई, और फंडिंग मिल गई उसके बाद मैंने पैसा लगाया कि नहीं लगाया ये किसने देगा, ठीक है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा, ठीक है। हमें क्या पता तुमने लगाया कि नहीं लगाया, लिख दिया तुमने तो लिखना ही तो है नहीं, लिखने के बाद वो पैसा लगाना भी है और इस बात को वेरीफाई करवाना है किसी CA/CS से, और फिर डिक्लेरेशन लेनी है, तभी आप ऑपरेशंस कमेंस। अदरवाइज मेरी बात याद रखना, अगर ये आपने डिक्लेरेशन नहीं दिया तो आपकी कंपनी सिर्फ एक शेल कंपनी बन के रह जाएगी। क्या बन के रह जाएगी? जो ऑन पेपर रजिस्टर्ड तो हो चुकी है, लेकिन वो अपने बिजनेस ऑपरेशंस को चालू नहीं कर सके। 10A याद रहेगा तुम्हें, 180 दिन याद रहेगा, कितने दिन में देना है डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन कौन देगा? नहीं, डिक्लेरेशन डायरेक्टर देगा, सीए थोड़ी लिखेगा। उसे वेरीफाई कौन करेगा? डिक्लेरेशन डायरेक्टर देगा। वेरीफाई कौन करेगा? किस बात का डिक्लेरेशन दोगे आप? कि हमारे सारे सब्सक्राइबर ने शेयर्स ले लिए। ये एग्जांपल याद रखना कि सब्सक्राइबर शेयर क्यों लेते हैं, ये स्टोरी समझना, ये डिक्लेरेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी, लॉजिक समझना हर चीज़ का। कि कई बार जब मैं फिर बोल देता हूँ फंडिंग लेने जाता हूँ तो सामने वाले बोलते हैं कि हमसे पैसे मांग रहे हो, थोड़े बहुत आप भी तो लगाओ। तो उनसे पैसे ऐंठने के चक्कर में सब्सक्राइबर ज़्यादा शेयर लिख देते हैं कि मैं इतने लूँगा, मैं इतने लूँगा, ताकि उनसे फंडिंग मिल जाए। और उसके बाद वो शेयर ले तो लेते हैं, लेकिन पैसे पे और वो लाइबिलिटी में खड़ा रहता है अमाउंट। तो सालों तुमने जितने बोले, हमने तो तुम्हें नहीं बोला तुम्हें कितने शेयर लेने, 1 लो कि 50 लो, तुम्हारी मर्जी है। लेकिन जितने शेयर तुमने खुद बोला है, यू हैव अंडरटेकन कि मैं इतने शेयर लूँगा, यू हैव टू पे फॉर इट, आपको उसके लिए पे करना पड़ेगा। चलो 10A हो गया ये। उसके बाद अभी वेरिफिकेशन कैसे होता है ये आगे पढ़ा रखा है, तो अपन आगे देख ही लेंगे, ठीक है। और इन केस ऑफ कंपनी जो ऑब्जेक्ट रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन, हाँ ये है कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो तो RBI वगैरह का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। जैसे आपको कोई नया बैंक खोलना है तो उन लोगों का भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये टिक कर लेना। इन केस कंपनी परस्यूइंग ऑब्जेक्ट रिक्वायरिंग रजिस्ट्रेशन अप्रूवल फॉर एनी सेक्टोरल रेगुलेटर्स RBI SEBI इन सारे के रजिस्ट्रेशन, तो इनका अप्रूवल भी उस डिक्लेरेशन में अटैच करना है, इनका अप्रूवल भी उस डिक्लेरेशन में अटैच करना है। क्योंकि देखो मेरी बात समझो बच्चों, कंपनीज एक्ट एक अलग बॉडी है, ये एक अलग बॉडी है। कंपनीज एक्ट आपको लाइसेंस दे रही है कंपनी खोलने का, आपने कंपनी खोल ली, अब आपको कंपनी खोल के बैंक खोलना था, तो बैंक का लाइसेंस कंपनीज एक्ट नहीं देगा, वो लाइसेंस आपको RBI देगा। आपको कोई स्टॉक एक्सचेंज खोलना है, वो लाइसेंस आपको सेबी देगा। तो ऐसे किसी भी तरह का कोई ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना है आपको जिसमें किसी सेक्टोरल बॉडी की अप्रूवल लेनी पड़ती है, तो वो अप्रूवल भी आपको इसके साथ लगानी पड़ेगी। इसका एग्जांपल है बैंक, जैसे आपको बैंक खोलना है तो RBI का अप्रूवल लगाना पड़ेगा। चलो अब देखो सेक्शन बिल्कुल उल्टे पुल्टे है, ये नहीं करोगे तो पेनल्टी मैंने आप पे छोड़ रखी है। 12 पे आ जाओ, किस पे आ जाओ? पेज नंबर 55 पे होगा, 55 2.55 यही है सेक्शन 12, ठीक है। बड़ा सेक्शन है, इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान से सुनना। सामने देखो सेक्शन 12, मेरी तरफ देखो। 10 हो गया, आज पढ़ा हमने, 10A पढ़ा, 11 ओमिटेड है, अब कौन सा आ गया? 12। लाइन से चल जाए। रजिस्टर्ड ऑफिस के बारे में मैंने आपको बताया था कि हर कंपनी को रजिस्टर्ड ऑफिस खोलना जरूरी है। आपने मेमोरेंडम में रजिस्टर्ड ऑफिस क्लोज में स्टेट तो लिख दिया था और एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस लिख दिया था, जब तक नहीं खुलता तब तक के लिए करस्पॉन्डेंस एड्रेस। अब खोल लो, कंपनी तो इनकॉर्पोरेट हो गई। तो कंपनी इनकॉर्पोरेट होने के 30 दिन में रजिस्टर ऑफिस खोलना होता था पहले, और नेक्स्ट 30 दिन में वेरीफाई करवाना होता था। अब वो 30 दिन की फालतू की लिमिट हटा दी और बिल्कुल सही करा, अब 30 दिन में ही खोलना है और 30 दिन में ही वेरीफाई करवाना है। तो इसको आप ऐसे लिखोगे, अ कंपनी शैल हैव इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन एंड इट शुड ऑल्सो वेरीफाई द सेड रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 days ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो नेक्स्ट 30 नहीं है, 30 ही दिन है, 30 दिन में खोलना भी है और वेरीफाई करवाने के लिए आपको MCA की साइट पे जाना है और एक
लेटर फाइल करना है कि हमारा रजिस्टर ऑफिस फलाना फलाना जगह पर है, ये हमारा नंबर है, आप आके वेरीफाई कर लो। वो आके वेरीफाई नहीं करता, इसमें मेरी गलती नहीं है, मेरा काम है उनको लेटर देना, क्योंकि ये सरकारी काम है, टाइम तो लगता ही है। मैं आज लेटर दूंगा तो कल थोड़ी आ जाएंगे वेरीफाई करने, तो डिले। तो मैं तो अपनी लाइबिलिटी से मुक्त हो गया, एक बार मैंने उनको वेरीफाई करने के लिए बोल दिया। इसमें से क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, मैंने बोल दिया उनको वेरीफाई करने के लिए आओ, लेकिन उनका ऑफिसर डिले कर रहा है तो इट्स नॉट माय फॉल्ट, इसमें मेरी गलती नहीं। ये पहली बात। दूसरी बात, रजिस्टर ऑफिस पहले भी बोला है, एक फिजिकल प्लेस हो जहाँ पे एक बंदा बैठा हो। इट शुड नॉट बी अ पीओ बॉक्स नंबर, ठीक है, ये ऐसा कोई पीओ बॉक्स नंबर लिख दिया, कुछ भी हो। रजिस्टर ऑफिस एक फिजिकल प्लेस होनी चाहिए जहाँ पे एक बंदा बैठा हो, जो सारे नोटिसेस को लेता हो, नोटिसेस को देता हो, सारे वहाँ से सारा डॉक्यूमेंटेशन चल रहा हो, एक ऐसी फिजिकल प्लेस होनी चाहिए। हेलो हेलो, हाँ कहाँ बोल रहे लो, पॉज कर, कहाँ बोल रहे लो। नेक्स्ट, ये एक पीओ बॉक्स नंबर नहीं होना चाहिए, एक फिजिकल प्लेस होनी चाहिए। इसके साथ साथ ये सेक्शन ये भी कहता है कि आपको अपने रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस अपने हर बिल पे, हर डॉक्यूमेंट पे, हर इनवॉइस पे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे, प्रॉमिसरी नोट पे, हर चीज़ पे आपको रजिस्टर्ड ऑफिस छापना है, हर डॉक्यूमेंट पे, ताकि लोगों को पता रहे आपकी आइडेंटिटी कहाँ है। कई लोगों को ये सेक्शन आने से पहले कई लोगों की ये कंप्लेन थी कि कंपनियाँ ऑन पेपर तो इनरोल हो जाती है, लेकिन हमें उनसे जाके मिलना हो तो कोई जगह ही हमें पता नहीं होती, कहाँ जाके मिले, कहाँ जाके देखे, ठीक है। जैसे बहुत सारे लोगों का फिजिकल चीज़ों पे ट्रस्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। जैसे आज बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ऑनलाइन शॉपिंग आज भी नहीं करते हैं, बिकॉज दे हैव ट्रस्ट इशूज़। वो तो जाके ही लेना पसंद करते हैं। जैसे मेरे पापा थे तो वो उनका यही था कि भाई वो तो जाके ही लेंगे, कोई भी चीज़ देखेंगे फिर ही लेंगे। वो ऑनलाइन शॉपिंग में बिलीव ही नहीं करते थे, ठीक है। तो शायद जब तक वो थे तब तक उन्होंने कोई चीज़ ऑनलाइन नहीं खरीदी आज तक, और मैं भी कोई चीज़ ला के आता था तो 4 गालियाँ और पड़ती थी, ठीक है। तो ऐसे ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं। अब किसी को ऐसा हो कि कंपनी के साथ हमने फ़ोन पे तो डीलिंग कर ली, लेकिन एक बार तो मिलना है भाई, कहाँ है ये, तो रजिस्टर ऑफिस होना चाहिए। अब वो एड्रेस कहाँ है वो पता नहीं है, आपने तो सब चीज़ अपने अंदर ही अंदर कर ली है। ये चीज़ आरओसी को फाइल कर दो, ये चीज़ आरओसी को फाइल कर दो, तो उनको पता है, आपको पता है, आउटसाइडर को कैसे पता है। तो इन्होंने ये रूल भी डाला कि अब आप हर डॉक्यूमेंट पे, हर इनवॉइस पे, हर बिल पे, हर जगह पे रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस लिखो, ताकि किसी को ये कंप्लेन भी ना रहे कि हमें तो पता ही नहीं चलता इनका रजिस्टर ऑफिस कहाँ है। और छोटी छोटी चीज़ों का इन्होंने नए वाले कंपनीज एक्ट में ध्यान रखा है, नए वाले कंपनीज एक्ट में हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। तो आपको हर डॉक्यूमेंट पे उनका रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस लिखना पड़ेगा। प्लीज़ सामने देखते चलना, बहुत लंबा सेक्शन है, फिर मैं रीड करूँगा, प्लीज़ सामने देखना। अब बात करते हैं चेंज की। मान लो आप अपना रजिस्टर ऑफिस चेंज करना चाहते हो, तो 4 केसेस पढ़ाऊंगा चेंज के। पहला, आप चेंज करना चाहते हो विद इन सेम सिटी, टाउन और विलेज वेयर योर रजिस्टर ऑफिस इज सिचुएटेड। अगर आपका रजिस्टर ऑफिस जहाँ पे सिचुएटेड है, आप उसी सिटी में, उसी टाउन में, उसी विलेज में चेंज करना चाहते हो, मतलब सिर्फ लोकेशन चेंज हो रही है। जैसे मेरा रजिस्टर ऑफिस कोटा में था, लेकिन था विज्ञान नगर में, अब तलवंडी जा रहा है, बस इतना सा। तो इसके लिए आपको चेंज करना है, कर लो चेंज। इसका एक नोटिस रजिस्ट्रार को दे दो कि हमने हमारा रजिस्टर ऑफिस क्या कर लिया है, विज्ञान नगर से क्या हो गया है, ठीक है। क्या आप गैस करना चाहोगे कितने दिन में देना होगा ये? 30 दिन, ठीक है। 30 दिन कहाँ से काउंट करूँगा? फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज, फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज। बराबर सुनते जाना, इसको साइड में रख दो, ये पहला पॉइंट। सेकेंड, अब अगर मान लो मैं अपनी सिटी के बाहर जा रहा हूँ, कोटा से जयपुर, बट ज्यूरिसडिक्शन सेम है। ज्यूरिसडिक्शन मतलब कोटा में जो आरओसी लगता था, जयपुर में भी वही आरओसी लग रहा है, ज्यूरिसडिक्शन चेंज नहीं होगा। तो लेकिन कोटा से जयपुर सिटी तो चेंज हो गई, तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? और ये आरओसी को फाइल करना पड़ेगा। किसको फाइल करना पड़ेगा? आरओसी। कौन से वाले आरओसी को? कोटा वाला, जयपुर वाला? दोनों एक ही होगा, है ना? जाग रहे हो ना? दोनों एक ही होगा। अभी बोला मैंने, अलग थोड़ी होंगे वो, तभी तो ये पॉइंट है, ज्यूरिसडिक्शन सेम होगा, ठीक है। तो उसको एसआर की कॉपी देनी है और पहले एसआर पास करना है। सबको पता है एसआर में कितना कंसेंट चाहिए? मतलब अगर मुझे कोटा से जयपुर जाना है तो मेरे 75% शेयर होल्डर को
यस बोलना पड़ेगा, अदरवाइज में कोटा से जयपुर, इसको भी साइड में रख दो आप। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, अब आप एक सिटी टाउन और विलेज से दूसरे सिटी और टाउन और विलेज में जा रहे हो, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन भी चेंज हो रहा है। पहले आपका कोटा में जो आरओसी लगता था, जयपुर में वो आरओसी नहीं लगता, रजिस्ट्रार चेंज हो गया आपका, रीजनल डायरेक्टर चेंज हो गया, तो फिर इसमें एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा आपको। 30 60 30 बोलो मेरे साथ, 30 60 30 वापस बोलो 30 60 30। ये क्या बला है सुनो। पहले आप जहां से जा रहे हो, मेरा कोटा वाला रीजनल डायरेक्टर है ये मनीष, तो इसको आप एक नोटिस फाइल करो कि मैं कोटा से जा रहा हूं, बाय बाय टाटा, ठीक है। इसके लिए कोई डेट नहीं है, फाइल कर दो। इसकी क्या डेट होगी, इतने दिन में जाना पड़ेगा, मेरे को जब जाना है मैं फाइल कर दूंगा, इसमें कोई डेट नहीं है। ये मुझे कंफर्मेशन देगा 30 दिन के अंदर अंदर कि यस आप जा सकते हो, ठीक है। ये 30 दिन में कंफर्मेशन देगा। फिर वो कंफर्मेशन में उधर वाले रीजनल डायरेक्टर को फाइल करूंगा जयपुर में रीजनल डायरेक्टर दिव्यांश, तो दिव्यांश को फाइल करूंगा कि भैया मैं आ रहा हूं। ये फाइल करने के लिए मुझे 60 डेज मिलेंगे। कितने दिन मिलेंगे? 60 डेज में फिर ये मुझे एक लेटर देगा कि हाँ भैया आप वेलकम, यू आर मोस्ट वेलकम। उसके लिए फिर 30 दिन है। तो इसके पास भी 30 है, इसके पास भी 30 है, मेरे पास 60 है। 30 60 30 60 30, याद रहेगा ये 30 60 30। ये प्रोसेस हमें फॉलो करना है, ठीक है। सर ये परमिशन वगैरह क्यों, इससे क्यों परमिशन ली, उधर क्यों ली? उधर तो समझ में आता है, उधर आ रहा हूँ तो वो अपने रजिस्टर में एंट्री वेंट्री करेगा, इससे क्यों परमिशन ली? चल जाओ सीधे। ड्यूज वगैरह क्लियर नहीं होंगे तो, है ना, कोई ड्यूज वगैरह क्लियर नहीं होंगे, कोई रिटर्न वगैरह बराबर फाइल नहीं किया होगा, कोई तरीका डिफॉल्टर चल रहा हूँ, तो एक बार यहाँ से जा रहे हो तो परमिशन तो लेनी पड़ेगी ना, भाग के शादी नहीं करनी, ठीक है, परमिशन लेनी पड़ेगी। इसीलिए ये रूल है 30 60 30। मैंने तुम्हें चेंज की कितने रूल पढ़ा दिए? 3 पढ़ा दिए। एक विद इन सेम सिटी, एक सिटी से बाहर ज्यूरिसडिक्शन सेम, एक सिटी से भी बाहर ज्यूरिसडिक्शन भी अलग, और अब चौथा और आखिरी स्टेट के बाहर। अब मैं जा रहा हूँ जयपुर से सीधा मुंबई, ठीक है, केरला चलो, और कहाँ जाना है तुझे, ठीक है, ठीक है। तो मैं जा रहा हूँ मुंबई, स्टेट चेंज हो गया, राजस्थान से महाराष्ट्र। अब आपको स्पेशल रेजोल्यूशन भी पास करना है, और अब 30 60 30 नहीं लगेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल। और एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, शायद किसी बच्चे को क्लिक भी की हो, स्टेट चेंज होते ही आपका सर्टिफिकेट भी नया आएगा, क्योंकि सर्टिफिकेट में आपका स्टेट का नाम था, और स्टेट चेंज हो गया तो वो नाम चेंज हो गया, तो सर्टिफिकेट भी नया आएगा, और इसीलिए इसको ऑल्ट्रेशन ऑफ मेमोरेंडम माना जाएगा। क्या माना जाएगा? जिसकी बात हम सेक्शन 13 में भी करेंगे। किस में करेंगे? सेक्शन 12 है ना ये। 13 आएगा मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन, किसका आएगा? 14 आएगा आर्टिकल का ऑल्ट्रेशन, किसका? 15 आएगा ये जो ऑल्ट्रेशन करते हो ये हर कॉपीज में नोटिफाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 3 सेक्शन अभी कल पढ़ने हैं हमें, 13 14 और 15, ठीक है। सामने देखो क्या पढ़ाया मैंने सेक्शन 12 में तुम्हें, ठीक है। 4 प्रकार के चेंजेस बता दिए मैंने तुम लोगों को, 4 प्रकार के चेंजेस, ठीक है। वो इसने लैंग्वेज में भी दे रखे हैं, चार्ट भी बना रखा है, ठीक है। पढ़ते हैं अब एक बार। कंपनी इज कंसिडर्ड टू सेपरेट लीगल एंटिटी, वंस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर ऑफिस बनाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। चल बे, ये टिक कर लो बस कि एड्रेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस कैन नॉट बी अ पीओ बॉक्स नंबर, इट मस्ट बी अ फिजिकल लोकेशन वेयर समवन इज प्रेजेंट, ठीक है। तो एक जगह होनी चाहिए जहां पे रामू काका बैठे हो, ठीक है, नॉर्मल बिजनेस आवर्स में। अब आते हैं, बात करते हैं कितने दिन में खोलना है, कितने दिन में वेरीफाई करवाना है। देखो कंपनी शेल 30 दिन के अंदर अंदर, इनकॉर्पोरेशन के 30 दिन के अंदर अंदर शैल हैव रजिस्टर्ड ऑफिस, उनका रजिस्टर्ड ऑफिस हो। अब पागल बने देखो इनके, कंपनी शैल फर्निश टू रजिस्ट्रार वेरिफिकेशन, उसको वेरिफिकेशन भी कितने दिन में कराना है? 30 दिन ऑफ इनकॉर्पोरेशन। तो क्या इसको और इसको एक साथ नहीं लिखा जा सकता था? ये भी 30 दिन कहां से शुरू हो रहे हैं, ये भी 30 दिन कहां से शुरू हो रहे हैं? ये 30 दिन पहले इनकॉर्पोरेशन शुरू नहीं होते थे, चेंज है, पहले 30 दिन में कराओ और खुलने के बाद अगले 30 में इनकॉर्पोरेशन, लेकिन अब 30 दिन में ही खोलना भी है और वेरिफिकेशन भी करवाना। याद रहेगा आपको, 30 दिन याद रखना। चलो आगे आओ। अब वो जो कंप्लेन वाली बात मैंने आपको बताई कि भैया अब आपको हर जगह लिखना है, पेंट और एफिक्स नेम और एड्रेस ऑफ रजिस्टर ऑफिस का नाम, एड्रेस हर जगह लिखो आप, ठीक है।
जिस भी डॉक्यूमेंट को आप देते हो। और लैंग्वेज भी बराबर होनी चाहिए आपकी, ठीक है। लेजिबल लेटर्स में लिखो, ऐसे छोटे छोटे अक्षरों में मत लिख दो। लेजिबल मतलब ऐसे दिखने चाहिए बराबर, ठीक है। और ऐसी लैंग्वेज यूज़ करो जो उस लोकेलिटी में यूज़ होती है ना। जैसे कि अगर मान लो आप साउथ में हो, तो मैंने कल भी बताया था कि साउथ में अगर आपने साउथ की लैंग्वेज यूज़ नहीं करी तो दंगे भी हो सकते हैं, ठीक है। ये लोग अपनी लैंग्वेज को लेकर इतने ज़्यादा क्या बोलते हैं उसे, पॉजिटिव है, ठीक है। हर दुकान पे आपको साउथ में जितनी जगह मैं घूमने गया हूँ, दुकान के ऊपर उनकी जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो पहले लिखी होती है, इंग्लिश बाद में लिखी होती है, ठीक है। और बड़े ये लोग कट्टर है इस चीज़ में कि भैया ये लैंग्वेज हमारी है, तो ठीक है। इनको अगर हिंदी आती भी होगी तो ये आपको जवाब नहीं देंगे, ठीक है। ये आपको बाउंड करेंगे कि आप हिंदी के अलावा या तो इनकी लैंग्वेज बोलो या फिर इंग्लिश बोल दो, ठीक है। और वो इनकी भी बहुत खराब होगी, ठीक है। बट ये लोग इंग्लिश एक बार फिर भी एक्सेप्ट कर लेंगे, पाए क्या है इनका हिंदी से। पूरे साउथ के अंदर है ये, बहुत ज़्यादा ही रिजिड है ये लोग। तो आप जिस लोकेलिटी में हो उस लोकेलिटी में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वही लैंग्वेज आप भी यूज़ करो, पहली बात। फिर लेजिबल कैरेक्टर में ऊपर भी लिख दिया था, काट दो इसको। फिर आपको ये हर चीज़ पे लिखना है, बिजनेस लेटर पे, बिल हेड पे, लेटर पेपर पे। लेटर पेपर क्या होते हैं? हाँ, ये नई चीज़ आई है क्या कुछ? कोई ऑफिशियल पब्लिकेशन है, कोई प्रेस रिलीज है ना, कोई प्रेस रिलीज है, कोई मैगजीन वगैरह में ये अपना इंटरव्यू दे रहे हैं, कोई भी जगह पे जहाँ ये कुछ भी लिखे तुम्हारा रजिस्टर ऑफिस का एड्रेस जरूर चिपका दे, ठीक है। लॉजिक याद रखना कि जो पहले वाले एक्ट में खामी थी थोड़ी सी, उसको इससे दूर करने की कोशिश की गई है। हुंडी पे, प्रोमिसरी नोट पे, बिल ऑफ एक्सचेंज पे, सब पे लिखो तुम्हारी एस्टेस। नहीं पता तुम्हें हुंडी? अभी मुर्शद सर पढ़ेंगे तुम्हें, जब बिल ऑफ एक्सचेंज वगैरह होता था ना, उसके पहले हुंडी के रूल्स चलते थे, इनकम टैक्स में आएगा तुम्हें। बस ये मान के चलो कि पैसे लेन देन करने का एक डॉक्यूमेंट था, जैसे आज बिल ऑफ एक्सचेंज है ना, ऐसे पहले हुंडी था। चलो ये भाई वेरीफाई करवा के रजिस्ट्रार को 30 दिन में दे दो, ये तो तुम्हें पता ही है। हाँ, अब यहाँ से अपन चेंज की बात करेंगे, चेंज की। तो ये है ना, इसे नंबरिंग ही कर रखी है। चेंज नंबर 1 है, ये चेंज नंबर 2 है। चेंज नंबर 1 क्या है? इफ़ यू वांट टू चेंज सिचुएशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। सिचुएशन मतलब सिर्फ एड्रेस चेंज हो रहा है, सिटी वगैरह सेम है, तो उसका नोटिस आपको रजिस्ट्रार को देना है कितने दिन में? 30 दिन में। अब सेकेंड, अगर आप आउटसाइड द लोकल लिमिट जाना चाहते हो, कहाँ जाना चाहते हो? कोटा से जयपुर वगैरह, तो आपको पढ़ाया मैंने, एसआर पास करना पड़ेगा। क्या पास करना पड़ेगा? इसमें कोई 30-60 नहीं बताया, एसआर पास करना पड़ेगा, क्योंकि ज्यूरिसडिक्शन सेम है। क्या सेम है? इसमें तुम ये भी लिखना, ज्यूरिसडिक्शन ऑफ रजिस्ट्रार इज सेम, ये भी लिखना। सिटी के बाहर जा रहा हूँ लेकिन ज्यूरिसडिक्शन सेम है। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, अब 3। अब अगर मैं आउटसाइड जा रहा हूँ, रजिस्टर ऑफिस आउटसाइड, ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जा रहा हूँ, ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जा रहा हूँ, तो ये काट दो और ये सब चीज अच्छे से पॉइंट में लिख रखी है, पॉइंट टिक कर लो। अगर ज्यूरिसडिक्शन के बाहर जाना है तो देखो, कम्युनिकेटेड विद इन 30 डेज, इसको 30 दिन में लेटर आएगा रीजनल डायरेक्टर से। किससे आएगा? इसको नहीं देना, उधर से आएगा 30 दिन में लेटर रीजनल डायरेक्टर से। फिर ये फाइल करेगा, ये फाइल करेगा अगले रजिस्ट्रार को, उसको कितने दिन में? 60 दिन। फिर वो इसे अप्रूवल देगा, वो सर्टिफाई करेगा रजिस्ट्रेशन को और अप्रूवल देगा कितने दिन में? 30 दिन। तो वो ये वाला रीजनल डायरेक्टर भी मुझे अप्रूवल 30 दिन में देगा, मैं अपना नोटिस उसे 60 दिन में दूंगा और वो वाला भी उसे सर्टिफाई करके मुझे वापस 30 दिन में देगा। तो 30, 60, 30 याद रखना। ये कब होगा? जब ज्यूरिसडिक्शन, 1 मिनट बेटा, जब ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो रहा है। और अगर मैं स्टेट चेंज कर रहा हूँ तो वो यहाँ नहीं लिखा हुआ, क्योंकि वो मेमोरेंडम का ऑल्ट्रेशन माना जाएगा, तो वो ऑल्ट्रेशन में पड़ाएगा, लेकिन मैंने यही बता दिया, ठीक है। अब ये बात इसने यहाँ पे तो लिखी हुई है, देखो, अगर सिटी के अंदर अंदर हो तो बोर्ड रिजोल्यूशन, मतलब आप आपस में चेक कर लो और नोटिस दे दो आरओसी को। अगर स्टेट एक है, सिटी अलग है, तो एसआर पास करना है। अगर स्टेट एक है, ठीक है, लेकिन ज्यूरिसडिक्शन चेंज हो रही है, तो रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल लगेगा, 30, 60, 30 वाली चीज। और एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे हो तो एसआर भी लगेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल भी लगेगा। और यहाँ लिख दो, इट विल लीड टू ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, इट विल लीड टू ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए, यहाँ पे इट विल लीड टू ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए। वो ऑल्ट्रेशन ऑफ एमओए माना जाएगा एंड यू विल नीड फ्रेश सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। क्या मिलेगा आपको? वो सिर्फ इधर ही मिलेगा,
क्यों मिलेगा चारुल फ्रेश सर्टिफिकेट? फ्रेश सर्टिफिकेट क्यों मिलेगा यहाँ पे? बोलना जल्दी। हाँ, फ्रेश सर्टिफिकेट क्यों मिलेगा? इसलिए फ्रेश क्यों मिलेगा? मैं चला गया ना वहाँ पे, सर्टिफिकेट चेंज क्यों हो रहा है? वही सर्टिफिकेट से काम नहीं चलेगा क्या? क्योंकि पुराने सर्टिफिकेट पे स्टेट का नाम होगा। अभी तो बोला मैंने थोड़ी देर पहले, उस पर राजस्थान लिखा हुआ होगा और राजस्थान अब वैलिड, इसीलिए दोबारा नया सर्टिफिकेट मिलता है जिसपे महाराष्ट्र लिखा हुआ होगा। सर्टिफिकेट भी नया मिलेगा। इन सब केसेस में नया सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, याद रखा करो। ठीक है, 10 हो गया, 10A हो गया, 11 ओमिटेड है, 12 हो गया। कल 13 की बात करेंगे, ऑल्ट्रेशन ऑफ MOA। 14 की बात करेंगे, ऑल्ट्रेशन ऑफ AOA। और 15 इन ऑल्ट्रेशन को कॉपीज में लिखाना होता है, छोटा सा है मतलब। ठीक है, चलो बंद करो इसको, FM निकालो फटाफट। हाँ भाई बोल।